हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन बूट। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। देखिए, ये एक हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये टोटली डेडिकेटेड है सुपर टेट 2022 के लिए। देखिए, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। अगर आप वैकेंसी का नोटिफिकेशन का ही इंतजार करते रहेंगे और उसके बाद आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आप समझ लीजिए कि इस वैकेंसी को कंप्लीट होने के बाद आप अगली जो भर्तियां आएंगी उसके नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे। तो इसलिए अगर आप अभी से तैयारी में जुट जाते हैं तो आपकी जो चांसेस हैं सेलेक्ट होने के वो पूरे पूरे रहेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज में जो हम सुपर टेट के लिए चला रहे हैं इसमें आप विधिवत पढ़ाई करेंगे और आप सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। ठीक है? किसी भी एग्जाम को देने से पहले हमें उसका जो सिलेबस है वो सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। अगर सिलेबस का आइडिया हमें रहता है, क्वेश्चन पेपर का आइडिया रहता है, तो हमारे सफल होने के चांसेस पूरे होते हैं। ठीक है? तो अब हम बात करेंगे सुपर टेट के एग्जाम पैटर्न पे। ठीक? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो एग्जाम है वो वन डे एग्जाम है। भाई आपका एक ही पेपर होगा। यूपी टेट आप पेपर दे चुके होंगे, एग्जाम पास हो गया होगा, तभी तो आप सुपर टेट में अप्लाई कर पाएंगे। तो वन डे एग्जाम हो गया ना आपका। दूसरा कि ये जो एग्जाम है ये इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है? ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो अगर आपके लिए प्लस पॉइंट है तो सबके लिए है। ठीक है? तो अगर आप पढ़ाई करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में कोई ऑप्शन आपने देखा, आपने पढ़ भी रखा था, तो हो सकता है कि आप उसको देख करके क्लिक कर दें। ठीक है ना? तो इसलिए आप पढ़ेंगे तो नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो वो आपके काम आएगा। और आप पढ़ेंगे नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो ना हो लेकिन आपके नंबर फिर नहीं आते हैं। ठीक है? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा हम इसमें समझ लेते हैं कि ये जो एग्जाम होगा ये 2.5 घंटे का होगा। ठीक है? 2.5 घंटे का पेपर होगा जिसमें कि 150 अंक टोटल इसके रहेंगे और क्वेश्चन जो रहेंगे वो भी 150 रहेंगे। ठीक है? यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का हो गया। एक क्वेश्चन एक नंबर का हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें आता क्या है। देखिए, वैसे तो इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो इन्होंने 14 सब्जेक्ट बना रखे हैं, लेकिन वही मेन मेन सब्जेक्ट हैं जिनमें से उनको डिवाइड कर करके इन्होंने पार्ट्स बना दिए और 14 बना दिए हैं। अब देखते हैं कि हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप ये देखिए कि ज्यादा नंबर किसके हैं। तो देखिए, एक ये है। ठीक है? एक ये है जिसके सबसे ज्यादा नंबर हैं, यानी लैंग्वेज हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ये आपको हमारे चैनल पर विधिवत करवाई जाएगी। ठीक है? विज्ञान आपको करवाऊंगा, गणित करवाया जाएगा, यानी टोटल ये सारे सब्जेक्ट आपको करवाए जाएंगे। और जब आपका पेपर होगा तो रिवीजन भी हम कराएंगे। रिवीजन आप कर चुके होंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुके होंगे, तब आपका पेपर होगा। बात समझ रहे हैं? आपके पास समय पर्याप्त है। इस समय आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है आपको सुपर टेट के एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो शिक्षण कौशल है जो कि 10 नंबर का आता है। ठीक है? सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण ये आपका जीएस का पार्ट है। ठीक है? और बाल मनोविज्ञान आपने यूपी टेट एग्जाम दिया था तो यूपी टेट में आपने सीडीपी पढ़ी होगी। ठीक है? उसी को आपसे दोबारा से और उसको रिवाइज करना है और अच्छे से उसको समझना है, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर सीडीपी की क्लासेस भी चलाई जाएंगी। ठीक है? और जो आपका करंट है, जीके है, ये पूरा ये भी पार्ट आपका किसका है? जीएस का है। इधर अगर मैं साइंस को समझ लूं तो ये भी जीएस का पार्ट है। ठीक है? और सामान्य यानी रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो आपका 5 नंबर का है। क्लॉक, कैलेंडर, ये सब इस पे टॉपिक ज्यादातर पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक का भी है ना? ये जो आपका सूचना और तकनीकी का है ये भी 5 नंबर का है और जीवन कौशल 10 नंबर का है। हम ये पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पे करवाएंगे। ठीक है? आप प्रॉपर इसको फॉलो करिएगा।
हम पूरा आपको रिवाइज भी कराएंगे, कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, और जो क्वेश्चन पेपर पुराने आए हुए हैं उनसे रिलेट करके आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें वेटेज किसका ज्यादा है, जीएस का। ये देखिए, तो जीएस यानी 30 नंबर ये हो जाते हैं, 10 नंबर ये हो जाते हैं, और 10 नंबर ये हो जाते हैं। तो टोटल अगर बात करें तो 50 नंबर की आपकी जीएस हो जाती है। अगर आप स्मार्ट तरीके से चलते हैं कि जीएस पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो आपके नंबर ज्यादा आने की संभावना ज्यादा है। बल्कि आप इनको देखिए, आप इनमें 20 इसमें है, इसमें हिंदी में मैं आपको बता दूं, हिंदी भी 20 नंबर की आती है। ठीक है, बाकी आपकी इंग्लिश और संस्कृत ये 10-10 नंबर की आती हैं। तो आपका फोकस किस पे ज्यादा रहना चाहिए, लैंग्वेजेस में हिंदी पर ज्यादा रहना चाहिए। तो हिंदी को आप डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी पढ़ना सबको है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिनके नंबर ज्यादा हैं, अगर आप उस पर अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। देखिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको पता होगा। तकरीबन 22 लाख लोगों ने यूपी टेट में अपीयर किया था, अभी जो हुआ है। ठीक है, अब आप देखना कि अभी बहुत सारे बच्चे इस बार क्लियर होंगे, पुरानी क्लियर हैं और उनसे भी पुरानी क्लियर हैं। तो आप देखना कि जब सुपर टेट की वैकेंसी आएगी तो कितना कंपटीशन होगा। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीटीसी किया हुआ है। ठीक है, बीएड वो कर किए हैं कंप्लीट। तो ये वो सब बच्चे हैं जो अब प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, वहां पर पता चला कि वहां बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो वो यहां पर कंपटीशन बढ़ाने के लिए आ गए हैं। ठीक है, एलिजिबल पर्सन थे ये, अब इन्होंने बीटीसी किया। उनकी डिग्रियां आप देखोगे तो बीटेक है, कोई एमबीए है, कोई एमटेक है, इस तरीके से वहां पर डिग्रियां हैं उनके पास, और वो अब क्या कर रहे हैं, बीटीसी और बीएड। तो वो आपके लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि आप इस सुपर टेट की वैकेंसी को सीरियसली लें और प्रॉपर तरीके से तैयारी में जुट जाएं। समय आपके पास ज्यादा नहीं है, अगर आप तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर देते हैं तब भी आपको प्रॉपर समय मिल जाएगा। लेकिन आप अपने मन में ये सोचते रहेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है कि फिर आप इससे अगली जो भर्ती आएंगी उसका नोटिफिकेशन का इंतजार करें। ठीक है, तो चलिए, अब हमने ये समझ लिया कि अगर हम जीएस पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं तो हमारा नंबर जो रहेगा इसमें ज्यादा रहेंगे। तो जीएस में आपको मैंने बताया कि इंडियन पॉलिटी की क्लास प्रॉपर इस चैनल पे चल रही है। हिस्ट्री की क्लास शुरू होने वाली है, जल्द से जल्द हिस्ट्री की क्लास भी शुरू हो जाएंगी। और साइंस की क्लास साइंस की क्लास चलेंगी, बाकी सीडीपी यानी टोटल हम कराएंगे। तो अभी हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है, हिस्ट्री भी हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, और साइंस भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली सिलेबस की। ठीक, लैंग्वेजेस जो इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत है, ये भी तीनों आपकी करवाई जाएंगी। इनको स्टार्ट होते ही अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है तो जल्द से जल्द हम इन हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को भी स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अगर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम इसको जल्द से जल्द कराएंगे। चलिए, ये हमने बात कर ली सिलेबस की। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि इस सिलेबस में से मैं आपको अब इस सीरीज में क्या स्टार्ट करने वाला हूं। तो मैं साइंस, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन चीजें हैं, ठीक है, साइंस में। तो इसका मैं बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और इस सुपर टेट के एग्जाम में ही नहीं, हर एग्जाम में आप देखेंगे तो बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा रहता है। तो बायोलॉजी मैं आपको विधिवत बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है, हम इसमें बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। और बायोलॉजी स्टार्ट करने पर सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, हमें सिलेबस को जानना चाहिए। जैसे कि हमने सुपर टेट का सिलेबस जाना, और देखते हैं कि अब जीव विज्ञान का क्या सिलेबस है। ठीक है, और जीव विज्ञान के सिलेबस को हम विधिवत तैयार करेंगे। तो देखिए, सिलेबस में क्या क्या है वो आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले जो हम सिलेबस में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोषण और पाचन। पोषण और पाचन, ये हम पढ़ेंगे, यानी न्यूट्रिशन,
एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे स्वतंत्र तंत्र, श्वसन तंत्र, यानी रेस्पिरेशन सिस्टम। अब मैं सिस्टम की जगह केवल सी चलेंगे हम, टोटल उसका आगे लिखूंगा, तंत्र को मैं सिस्टम बार बार नहीं लिखूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें परिसंचरण, यानी सर्कुलेटरी, ठीक है। और पढ़ेंगे हम उत्सर्जन तंत्र हैं, ये उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतःस्रावी, अंतःस्रावी तंत्र, यानी एंडोक्राइन, ठीक है। और पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम, ठीक है। और पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र, यानी इम्यून सिस्टम। और पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, स्केलेटन। और पढ़ेंगे पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे जैसे कि दैनिक जीवन में वैज्ञानिक कारण। देखिए सुपर टेट के लिए ये सिलेबस लगभग हमारा 90% कवर कर देता है। अगर आप ये ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है इसको अगर आप समझ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो 90% क्वेश्चन यहीं से आपके पुटअप होते हैं। जिसमें कि मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे पोषण और पाचन, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र और दैनिक जीवन में वैज्ञानिक कारण क्या हैं। इन सबको हम समझेंगे विधिवत, हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज को कंप्लीट करेंगे। आप इन सब पॉइंट्स को नोट करिएगा, क्वेश्चंस जो बनते हैं मैं आपको हर पॉइंट को बताऊंगा और उसको फिर रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा, साथ ही साथ आप पढ़ेंगे और उसके साथ रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें हम सबसे पहला जो हमारा है पोषण एवं पाचन, यहां से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पोषण एवं पाचन, इसको हम हेडिंग बना लेते हैं, पोषण एवं पाचन को। पोषण एवं पाचन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है जी। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो इसका नाम है, ये जो तंत्र है इसका जो नाम है, इसको समझते हैं कि पोषण क्या होता है। तो देखिए पोषण
क्या होता है इसको हम समझते हैं पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो पोषण होता क्या है? तो पोषण जो है एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई जीव, है ना, कोई जीव जो है वो भोज्य पदार्थ या तो निर्माण करता है या उसको ग्रहण करता है। तो मैंने बताया कि पोषण क्या है? एक क्रिया है, यानी वह प्रक्रिया, प्रोसेस है एक, जिसके द्वारा कोई जीव, कोई जीव, है ना, भोज्य पदार्थ, ठीक है, भोज्य पदार्थ या तो क्या करेगा? निर्माण करेगा या फिर क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अब यहां से बात आती है कि भोज्य पदार्थ मतलब ये कि इसको अगर हम कहें तो ग्लूकोज। आप कुछ भी खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, रोटी खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, गोलगप्पे आप मार्केट में जाके खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, तो बॉडी गोलगप्पे और ये सबको नहीं समझ रही है, वो पिज्जा नहीं समझ रही है, आपकी जीभ समझ रही है। लेकिन बॉडी क्या समझती है? उसको भोज्य पदार्थ, यानी वो ग्लूकोज का एक फॉर्म समझती है। उसको केवल मतलब है ग्लूकोज से, बॉडी को मतलब है ग्लूकोज से। लेकिन आपकी जीभ को मतलब होता है किससे? पिज्जा से, समोसे से, इन सब चीजों से आपकी जीभ को मतलब है, ये टेस्ट देखती है। लेकिन हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, वो सिर्फ ग्लूकोज को पहचानता है। ठीक है, तो भोज्य पदार्थ आपको समझ आ गया। अब मैंने यहां पे लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव या तो भोजन का क्या करता है? भोज्य पदार्थ का या तो निर्माण करेगा या ग्रहण करेगा। इसका मतलब, जीव का मतलब, यहां पर जीव दो प्रकार के होंगे। इसका तो मतलब यही है ना, जीव का मतलब दो प्रकार के होंगे। अब देखते हैं कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला जो जीव है वो है हमारी वनस्पति। ठीक है, वनस्पति जीव है यानी प्लांट्स, और दूसरा जंतु। ठीक है, एनिमल, एनिमल में सभी लोग हैं। ठीक है, वनस्पति और जंतु यानी दो जीव हैं हमारे पास। तो इनमें से कुछ, यानी ये जो वनस्पति है या तो ये निर्माण करती होगी या फिर ग्रहण करती होगी, वही जंतु या तो निर्माण करता होगा या फिर ग्रहण करता होगा। तो आप खुद बताइए कि जंतु निर्माण करेगा या फिर ग्रहण करेगा? तो सिर्फ इंसान का काम है खाना, तो वो खाना खा लेता है, मतलब कि वो ग्लूकोज लेता है, बनाता नहीं है। मीन्स कि बाहर से बना हुआ ग्लूकोज वो ग्रहण नहीं करता है। बात को समझिएगा कि वनस्पति के पास क्या होता है, कि वनस्पति के पास ये निर्माण करती है। ठीक है, वनस्पति क्या होती है? ये भोज्य पदार्थ का निर्माण करती है, जबकि ये क्या होता है? ये तैयार हुए को क्या कर लेता है? इस्तेमाल कर लेता है। जो तैयार है भोज्य पदार्थ उसको इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, ये निर्माण नहीं करता है। भाई एक सिंपल सी बात की, अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि ग्लूकोज क्या है, कि भोज्य पदार्थ या तो निर्माण करेगा या ग्रहण करेगा। तो देखिए, वनस्पति जो है वो तो निर्माण कर लेती है, लेकिन जंतु निर्माण नहीं करता है भोज्य पदार्थ का। ठीक है, तो वनस्पति कैसे कर लेती है वो देखते हैं हम। देखिए, वनस्पति के पास आपने फिफ्थ में, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, मतलब आप शुरुआत से जब से पढ़ते चले आ रहे हैं तब से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि वनस्पति के पास यानी पेड़ पौधों के पास में एक हरे रंग का एक पदार्थ होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल, ठीक है, क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ये हरे रंग का एक पदार्थ होता है, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। ठीक है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जब होता है किसके पास? वनस्पति के पास। तो ये एक प्रक्रिया होती है इसकी, एक क्रिया करता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये भी आपने बचपन से पढ़ा होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस जो होता है, ये पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड
ठीक है, और पानी यानी H2 ये मिलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और धूप के साथ में मिलकर के ये क्या कर लेता है, सिंथेसिस कर लेता है और ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। तो भाई खुद वनस्पति ने तो क्या कर दिया, ग्लूकोज का निर्माण कर दिया। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट। और इस प्रक्रिया को हम सिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, सनलाइट, ग्लूकोज का निर्माण हो गया। अब चूंकि ये अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए इस वनस्पति को स्वयंपोषी कहते हैं। ये देखिए, स्वपोषी वनस्पति को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस पूरा होता है कि भाई क्लोरोफिल मिला, हरे हरे रंग का पदार्थ था, उसने कार्बन डाइऑक्साइड मिली और पानी मिला, सनलाइट मिला और एक फोटोसिंथेसिस का उसने क्रिया कर लिया और ग्लूकोज बना दिया। तो इस जो प्रोसेस को हम जो कहते हैं, इसको बोलते हैं सपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉपिक मोड होता है ये। ठीक है, लेकिन अब आप मुझे खुद बताइए कि जो जंतु है, क्या उसके पास क्लोरोफिल है, नहीं है। क्या वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा जब क्लोरोफिल ही नहीं है, तो नहीं करेगा। क्या वो ग्लूकोज खुद बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। ठीक है, इसलिए अब ये जंतु, लेकिन भाई जिंदा रहने के लिए, है ना, जीवन यापन के लिए तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, ग्लूकोज चाहिए उसको, और ग्लूकोज वो बना नहीं रहा है, तो जिंदा तो फिर भी है जंतु। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा कि वो ग्लूकोज को किससे लेगा, वनस्पति से लेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो जंतु है वो क्या हो गया, वो एक तरीके से परपोषी हो गया, परपोषी। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि वो इस वनस्पति पर निर्भर हो जाता है कि ग्लूकोज तो उसको चाहिए, लेकिन कहां से मिलेगा, वनस्पति से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परपोषण। ठीक है, पोषण इसको भी मिल रहा है, लेकिन कहां से मिल रहा है, वनस्पति से, तो हम इसको परपोषण कहते हैं, हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी। ठीक है, मैं आपको एक ये समझा देता हूं, एक मिनट। ये देखिए, ये एक पौधा है, यहां से इसको सनलाइट मिल रही है। ठीक है, सनलाइट मिली, प्लस इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिला और नीचे से इसको जल मिला। ये देखिए, ठीक है, और इसने हरे रंग का जो इसमें क्लोरोफिल है पत्तियों में, उससे क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, ऑक्सीजन बनाया और पानी बनाया और कार्बन डाई ये C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हम अपने जो टॉपिक पर पोषण और पाचन तंत्र है उस पर आने से पहले एक फोटोसिंथेसिस को, जो इसका प्रोसेस है, उसको समझ लेते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, तो ये 6CO2 होता है, प्लस पानी मिलता है, 6H2O होता है। ठीक है, प्लस इसको क्या होती है, लाइट मिलती है यानी प्रकाश मिलता है। ठीक है, और किसको मिलता है, क्लोरोफिल इसके पास होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी पानी। अब इसको मिलेगा ग्लूकोज, इसका बनके तैयार क्या होगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। ठीक है,
अब ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें कि 6CO2 प्लस 6H2O प्रकाश मिला क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जिसमें कि C6H12O6 और प्लस 6O2 रिलीज हुआ, ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिलीज हुआ। ठीक है, इस प्रक्रिया को, अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया क्या कहते हैं हम इसको? रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं रिडॉक्स, ये देखिए। हाँ, रिडॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इसमें रिडक्शन होता है, रिडक्शन यानी अपचयन, और अपचयन किसका हुआ? देखिए यहां पर अपचयन किसका हो रहा है? पानी का हो रहा है, ठीक है ना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। तो रिडक्शन किसका हुआ? CO2 का। ठीक है, और रिडक्शन के बाद डॉक्स आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? बोले तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? वाटर का, जल का। जल का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है? CO2 का हो रहा है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, अब आपको बताते हैं कि जो प्रकाश है, सनलाइट है ना, सनलाइट, सनलाइट जो है इसको हम श्वेत प्रकाश, दृश्य प्रकाश कहते हैं, सनलाइट को। और ये जो श्वेत प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश होता है, ये एक्चुअली 7 रंगों का मिश्रण होता है। आपने सुना होगा, 7 रंगों का मिश्रण होता है ये, जिसमें कि कौन कौन से रंग होते हैं? देखिए, विविग्योर, आपने ये सुना होगा, विविग्योर, ये तो सुना होगा ना, विविग्योर। तो देखिए विविग्योर यानी वी फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, यहां तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, 7 रंगों का मिश्रण है, कौन सा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विविग्योर। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं कि जो रेड कलर है ना, रेड कलर, तो रेड कलर का यहां पे आप नोट डाल के लिखिएगा कि जो लाल रंग है, लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए जो लाल रंग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस सबसे अधिक होता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि किस रंग से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे ज्यादा होती है? तो लाल रंग से। इतनी बात क्लियर है? दूसरा पॉइंट रखेंगे, हरा जो रंग होता है, हरे रंग से प्रकाश संश्लेषण बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, या कहें ना के बराबर होता है, बराबर, या फिर कहें कि बिल्कुल नहीं होता, ये भी हम कह सकते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि आपसे ये पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में
सबसे कम किससे होता है भाई? सबसे कम किससे फर्क पड़ता है? ठीक है, तो अब आप ये देखिए, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किससे होता है? हरे रंग से, लेकिन ऑप्शन में उसने हरा रंग दिया ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? हमने बताया कि सबसे कम किससे होता है? हरे रंग से, तो वहां पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा बैंगनी, बैंगनी रंग। ठीक है, तो अगर हरे रंग को अगर आप ऑप्शन में ना देखें तो आप बैंगनी रंग को टिक करिएगा, क्योंकि बैंगनी जो है हरे रंग के बाद बैंगनी का ही नंबर आता है, बैंगनी में कम होता है। ठीक है, अगर हरे रंग को ऑप्शन में नहीं देता है तो। ठीक है, यहां तक बात आपकी क्लियर होगी। अगर रासायनिक क्रिया की बात करें कि ये अभिक्रिया जो होती है, यहां पर जो प्रकाश ऊर्जा है ना, प्रकाश ऊर्जा, अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलकर किस ऊर्जा में बदल जाती है? वो रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा किस में बदल रही है? रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। ठीक है, दूसरा इसमें याद रखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन जो होती है ना, ऑक्सीजन O2, ये किससे रिलीज हो रहा है? ये पानी से हो रहा है, H2O से। तो पूछ सकता है, इसको आप पॉइंट बना करके लिखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जल से मुक्त होती है, जल से मुक्त होती है। आई थिंक ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा भी था कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे मुक्त होती है? तो जल से मुक्त होती है। ये अभी जस्ट अभी क्वेश्चन पूछा है 2021 वाले में। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। हमने न्यूट्रिशन शब्द को भी समझा था। अब हम जब आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो एक हेडिंग बनाएंगे, प्रॉपर वही हेडिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का मतलब आप समझते होंगे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब, सिस्टम का मतलब होता है कि वे अंग जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हो, उसी को हम सिस्टम कहते हैं, तंत्र कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो हमारी हेल्प करते हैं डाइजेशन में, उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसमें बहुत सारे अंग होंगे जिनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन भी हम पढ़ेंगे। तो हमने आपको ये हेडिंग बता दी, अब आप इस हेडिंग को बना के रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां से विधिवत शुरू करेंगे। मेरा उद्देश्य आपको यहां तक पृष्ठभूमि बनाना था कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, आप समझ गए होंगे, सिलेबस भी आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यहां से विधिवत पढ़ना स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको साथ के साथ ये सब कुछ याद हो सके, और आप इसको नोट डाउन करिएगा और फिर रिवाइज करिएगा। ठीक है, मैं रिवाइज पर बहुत ज्यादा बल देता हूं, तो आप प्लीज रिवाइज ज्यादा करेंगे, बार बार करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आजकल एग्जाम में ऑप्शन जो रखे जाते हैं कुछ इस तरह से रखे जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि हमने ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, कौन सा ऑप्शन टिक करें। तो इसलिए रिवाइज अगर आप करते रहेंगे तो ये समस्या आपको नहीं रहेगी। खैर, आज की लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।